नमस्कार एंड वेलकम टू द जियो पॉलिटिक्स यूपीएससी। जैसा कि आपने वीडियो की थंबनेल में ही देखा होगा, हम इस वीडियो में हाइब्रिड वारफेयर के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक प्रश्न है, आप सभी इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो प्रश्न है, एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इस प्रश्न के उत्तर को मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो अब हम अपने वीडियो पर आते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के समय में पूरी दुनिया में हाइब्रिड वारफेयर एक उभरती हुई चुनौती है, जिसमें सैन्य व गैर सैन्य दोनों तत्व शामिल होते हैं। इसमें केवल सीमा पर सेना ही नहीं लड़ रही होती है, बल्कि देश के अंदर सामान्य जनमानस भी इस युद्ध में शामिल होते हैं। इस वारफेयर ने देशों की क्षमताओं को और विकसित करने की आवश्यकता को जन्म दिया है। अगर हम हाइब्रिड वारफेयर की डेफिनेशन की बात करें तो इसका कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है। इस स्ट्रेटजी में बहुत सारे मेथड्स का यूज करके, जैसे चाहे वो इंफॉर्मेशन वारफेयर हो चाहे प्रॉक्सी वार, इन सभी मेथड्स का यूज करके कॉन्फ्लिक्ट में या शांति काल में शत्रु पर बढ़त बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा हाइब्रिड वारफेयर पर फोकस कंट्रीज जियोपॉलिटिक्स में स्ट्रैटेजिक डोमिनेंस बनाने के लिए भी करते हैं। अगर हम भारत के इतिहास में हाइब्रिड वारफेयर की बात करें तो भारत में इसका इतिहास बहुत पुराना है। कौटिल्य के जमाने में भी इसका उल्लेख मिलता है। हालांकि भारत की वर्तमान सेना प्रणाली एक औपनिवेशिक विरासत है और यूरोप के प्रभाव से विकसित हुई है। इसलिए यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि भारत अपने सशस्त्र बलों को जटिल और हाइब्रिड वारफेयर के अनुकूल कैसे बनाए। भारत ने अपने विरोधियों, मुख्य रूप से चीन और पाकिस्तान के द्वारा उत्पन्न खतरों को देखते हुए भी भारत ने कन्वेंशनल वार को ही प्राथमिकता दी है। फिर भी भविष्य के खतरे भारत के लिए आसान नहीं होंगे। भारत को इस जटिल और कॉम्प्लेक्स हाइब्रिड वारफेयर से निपटने के लिए अपने सशस्त्र बलों के साथ हाइब्रिड वारफेयर डॉक्ट्रिन और स्ट्रेटजी को बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत की वर्तमान युद्ध नीतियां और सैन्य संरचनाएं युद्ध की विकसित प्रकृति के साथ अच्छी तरह से संरेखित नहीं है। हाइब्रिड वारफेयर से अच्छे से निपटने के लिए एक देश व उसके मिलिट्री को एकीकृत और बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता होती है, जो केवल पेशेवर सैन्य शिक्षा और सिविल मिलिट्री फ्यूजन से ही उभर सकता है। इसके साथ ही यह अनिवार्य है कि राष्ट्रीय शक्ति के सभी तत्व देश के रणनीतिबद्ध संयुक्त संचालन की योजनाओं में शामिल है। देश के राजनीतिक नेतृत्व और सैन्य बल को ऐसे राजनीतिक, कूटनीतिक और शासन कला को प्रोत्साहित करना चाहिए जो सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल संघर्षों को रोकने के लिए करती है। इसके अलावा प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट और विश्वसनीय सैन्य क्षमता का संरक्षण करना भी देश के महत्वपूर्ण हितों की रक्षा करने के लिए जरूरी है। भारत सरकार को ऐसे मिनिस्ट्रीज और एजेंसियों के साथ प्लानिंग करना चाहिए जो देश में सिविल मिलिट्री फ्यूजन को बढ़ावा दें तथा प्राइवेट सेक्टर और एकेडमिया के साथ इस तरीके से इंगेज करें जिससे हाइब्रिड वारफेयर को संबोधित करने की क्षमता में वृद्धि हो सके। इसके साथ ही भारत को अपने इंटीग्रेटेड ज्वाइंट वार फाइटिंग प्रिंसिपल को भी रिव्यू करने की आवश्यकता है, जिससे यह वर्तमान के कॉम्प्लेक्स हाइब्रिड वारफेयर को एड्रेस कर सके। इसमें भारत ने इसे लेकर कुछ कदम भी उठाए हैं, जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पोस्ट को बनाने के बाद भारत की संयुक्त और एकीकृत सैन्य योजना सैद्धांतिक रूप से और अधिक लचीली और समन्वित और हाइब्रिड वारफेयर का मुकाबला करने में सक्षम हो सकेगी। क्योंकि भारत डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस तरीके के हाइब्रिड वारफेयर में अपने पड़ोसी देशों के साथ पहले से ही इन्वॉल्व है, तो इसलिए भी भारत को काउंटर इंसर्जेंसी, साइबर वारफेयर और इंफॉर्मेशन वारफेयर की कैपेबिलिटीज को विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे भारत के सशस्त्र बल इन सब का मुकाबला कर पाने में सक्षम हो पाए। अब यदि हम भारत के वेस्टर्न फ्रंट की बात करें तो पाकिस्तान भारत के खिलाफ अपने इस हाइब्रिड वारफेयर को दशकों से जारी रखा हुआ है, जबकि वर्तमान समय में वह घरेलू समस्याओं और अपने आर्थिक हालत से जूझ रहा है। फिर भी पाकिस्तान भारत के खिलाफ अपने इस नापाक मंसूबों को जारी रखा हुआ है। पाकिस्तान के भारत के खिलाफ इस हाइब्रिड वारफेयर को हमें उसके इंडिपेंडेंट कंट्री बनने के समय से ही देखने की आवश्यकता है, क्योंकि स्वतंत्रता के कुछ समय पश्चात ही पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान के अंदर अपने आप को एक रूलिंग स्ट्रक्चर के रूप में स्थापित कर लिया था, जिसमें पाकिस्तान की मीडिया और जुडिशरी भी शामिल है। इन सभी पर पाकिस्तान की आर्मी का ही कंट्रोल है। पाकिस्तान के इस थ्रेट को समझने के लिए यह इंपॉर्टेंट है कि भारत पाकिस्तान के संबंध को जियोपॉलिटिक्स और स्ट्रैटेजिक दृष्टिकोण से डिफाइन करें।
क्योंकि जम्मू और कश्मीर पाकिस्तान के लिए जियो स्ट्रेटेजिक और सोशियो इकोनॉमिक, कल्चरल, डेमोग्राफिक रीजन की वजह से महत्वपूर्ण है। इसलिए पाकिस्तान बहुत लंबे समय से इस स्ट्रैटेजिक डेप्थ को खोने के लिए डरा हुआ है और पार्टीशन के समय से ही पाकिस्तान सोचता है कि भारत में पाकिस्तान के इस स्ट्रैटेजिक डेप्थ के न होने से भारत उसके ऊपर एक ऑफेंसिव मिलिट्री स्ट्राइक कभी भी कर सकता है, जो उसके देश की संप्रभुता के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट होगा। इसके अलावा भारत से होकर पाकिस्तान में जाने वाली नदियों के पानी को भी पाकिस्तान एक थ्रेट के रूप में देखता है, क्योंकि भारत इन नदियों के पानी को एज ए वेपन के रूप में भी इस्तेमाल करने में सक्षम है। इसलिए पाकिस्तान 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वार के बाद अपने फंडामेंटल आइडियोलॉजी को रिलीजियस आइडियोलॉजी के रूप में स्थापित किया, ताकि देश का फिर से विभाजन ना हो सके। इसलिए पाकिस्तान ने अपने देश में एक स्ट्रिक्ट इस्लामिक प्रैक्टिस को इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया, जिससे पाकिस्तान में इनकी जनता का मास रेडिकलाइजेशन होना शुरू हो गया। इसकी वजह से पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अपनी प्रॉक्सी वार शुरू कर दिया। इसके अलावा पाकिस्तान ने भारत के पंजाब स्टेट में सिख सेपरेटिज्म को एक्सप्लॉइट किया और उसे खालिस्तान के आइडिया के रूप में प्रमोट किया, जिससे कि वह भारत को पंजाब में उलझाए रख सके और जम्मू कश्मीर को एनेक्स कर सके। पर पाकिस्तान की खस्ता हालत वह भारत की मजबूत स्ट्रैटेजी से ये हो न सका। इसके साथ ही पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI व उसकी सेना ने आतंकियों को तैयार करना और उन्हें जम्मू कश्मीर में इन्फिल्ट्रेट कराना शुरू कर दिया, जिससे जम्मू कश्मीर में माहौल खराब हुआ और प्रॉक्सी वार को इस तरीके से रखा कि भारत उसके ऊपर डायरेक्टली हमला न कर सके तथा भारत इसी में उलझा रहे। पाकिस्तान का भारत के अंदर टेररिस्ट को इन्फिल्ट्रेट कराने का मकसद था कि यह भारत के अंदर बड़ी मात्रा में जाली नोट और ड्रग्स के जरिए जम्मू कश्मीर और पूरे भारत में अस्थिरता पैदा कर सके। इसके साथ ही भारत को पाकिस्तान के इस हाइब्रिड वारफेयर की स्ट्रैटेजी को एक वेल प्लान्ड और ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रैटेजी के रूप में देखना चाहिए, जो पाकिस्तान भारत के खिलाफ कर रहा है। इन सब के साथ ही भारत को इस बात की भी चिंता होनी चाहिए कि पाकिस्तान में जिस तरीके से आतंक का माहौल है, उसने आतंकियों को पाल रखा है और पाकिस्तान ने इस तरीके का माहौल पैदा कर दिया है, जिससे पाकिस्तान का न्यूक्लियर, केमिकल और बायोलॉजिकल सैन्य सामान आतंकियों के हाथ लग सकता है, जो भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। अब हम चर्चा करते हैं कि भारत को इसके खिलाफ क्या क्या काउंटर मेजर्स लेने चाहिए। तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ जारी अपने इस हाइब्रिड वारफेयर को बंद नहीं करने वाला है, जबकि वह अपने आर्थिक व घरेलू समस्याओं में उलझा हुआ है। इसके लिए भारत को प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाकर अपने इंटरेस्ट को सुरक्षित करने की आवश्यकता है और इसके अलावा भारत को पाकिस्तान के अंदर स्पेशल फोर्सेज के साथ मिलकर पहले से टारगेट तय करके कोवर्ट ऑपरेशन करने की भी आवश्यकता है, ताकि पाकिस्तान के द्वारा फैलाए जा रहे आतंक पर नकेल कसा जा सके। इसके लिए भारत को अपने स्ट्रैटेजी में कुछ चेंजेस भी करने की आवश्यकता है, जैसे कि भारत को पाकिस्तान के साथ इस हाइब्रिड वारफेयर में रिएक्टिव से प्रोएक्टिव मेजर्स लेने की आवश्यकता है। इसके अलावा ज्वाइंट मिलिट्री प्लानिंग और काउंटर मेजर्स के अंतर्गत भारत के सशस्त्र बलों को पाकिस्तान द्वारा फैलाए जा रहे मिस इन्फॉर्मेशन व हाइब्रिड वारफेयर के इस जोखिम को तीव्र और घातक तरीके से निपटने की आवश्यकता है, जिसमें भारतीय सेना का स्पेशल कोवर्ट ऑपरेशन, LOC पर करंट सीज फायर को तोड़ देना और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे कि ड्रोन के द्वारा टेररिस्ट कैंप को आइडेंटिफाई करना और उन्हें नष्ट करना आदि किया जाना शामिल है। इसके अलावा मिलिट्री पॉलिटिकल डिप्लोमेसी के अंतर्गत कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जैसे क्रॉस बॉर्डर रेल और बस सर्विस, स्पोर्ट्स इवेंट्स, कल्चरल एक्सचेंजेज और पीपल टू पीपल कांटेक्ट को भी रोक देना चाहिए। इसके अलावा भारत को कूटनीति की मदद से पाकिस्तान को दिए जा रहे अमेरिका व कई अन्य देशों द्वारा मिलिट्री मदद को भी रोक देना चाहिए, ताकि पाकिस्तान इनकी मदद से अपनी सेना की कन्वेंशनल कैपेबिलिटी को न बढ़ा सके और इसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ न कर सके। साथ ही भारत को संयुक्त राष्ट्र में यह भी मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाना चाहिए कि जो भी देश आतंकवादियों को सुरक्षित पनाह मुहैया कराते हैं और उन्हें आर्थिक रूप से मदद भी करते हैं, ऐसे देशों को UN पीस कीपिंग मिशंस में भाग नहीं लेने देना चाहिए। ऐसे देशों के ऊपर तुरंत रोक लगाया जाना चाहिए। भारत को यूनाइटेड नेशंस और अमेरिका द्वारा पाकिस्तान के ऊपर यह भी प्रेशर भी बनाना चाहिए कि पाकिस्तान अपने डिफेंस बजट को कम करे
और अपने बजट का इस्तेमाल अपने देश के एजुकेशन और हेल्थ केयर सेक्टर में ज्यादा करें। अब यदि हम पाकिस्तान के इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म तक डिस्टेबलाइज करने की बात करें तो यह पाकिस्तान में चीन द्वारा चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपेक को लगातार डैमेज करके किया जा सकता है। इसमें पाकिस्तान के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे BLO यानी बलूच लिबरेशन आर्मी व अन्य संगठनों द्वारा बलूचिस्तान, सिंध व खैबर पख्तूनख्वा जैसे राज्यों में सीपेक को डिसरप्ट करने के लिए भी किया जा सकता है। इस बिंदु को भी भारत को सुनिश्चित करना चाहिए ताकि लॉन्ग टर्म में भी पाकिस्तान के इकोनॉमिक हालात न सुधर सके, जिससे पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट न आ सके। इसके साथ ही पाकिस्तान को अनअफोर्डेबल आर्म्स रेस में उलझाए रखना होगा और साथ ही TTP और बलूच लिबरेशन आर्मी जैसे आतंकी संगठनों द्वारा पाकिस्तान में अटैक के जरिए अस्थिरता पैदा करना होगा। वर्तमान समय में पाकिस्तान में जो अस्थिरता पैदा हुई है वह उसके सोशल सेक्टर को लगातार नेग्लेक्ट करने, ट्रेड डेफिसिट के बढ़ने, फॉरेन एक्सचेंज के कम होने और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों को लोन का पेमेंट न करने के कारण उत्पन्न हुई है। इस अस्थिरता का उपयोग भारत साइबर स्पेस और इंफॉर्मेशन वारफेयर के जरिए अपने एडवर्सरीज को और डिस्टेबलाइज करने के लिए उसके फॉल्ट लाइन को एक्सप्लॉइट कर सकता है। तो इन चीजों का इस्तेमाल करके पाकिस्तान को कमजोर किया जा सकता है। अब यदि हम चाइना की बात करें तो चीन अमेरिका को मिलिट्री, इकोनॉमिक, डिजिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर से अपने विस्तारवाद के जरिए ओवरटेक करके अकेला सुपर पावर बनना चाहता है। इसके साथ ही चीन के इतिहास में हाइब्रिड वारफेयर की बात करें तो सुन जुन नाम के एक फिलोसोफर ने द आर्ट ऑफ वार नामक अपने पुस्तक में इस युद्ध की स्ट्रैटेजी के बारे में बात की है। उसने अपनी किताब में यह बताने की कोशिश की है कि बिना युद्ध लड़े कैसे दूसरे देश को हाइब्रिड वारफेयर के जरिए ही युद्ध में हरा दिया जाए। वर्तमान समय में भी चीन भारत व अपने अन्य पड़ोसी देशों के साथ हाइब्रिड वारफेयर में संलिप्त है, जिसमें से चीन का भारत के विरुद्ध विस्तारवाद की नीति प्रमुख है। चीन भारत को रीजन में अपनी सुपरमेसी स्थापित करने के उद्देश्य में एक शत्रु की तरह देखता है, क्योंकि चीन जानता है कि रीजन में भारत जैसी बड़ी पावर की वजह से उसका प्रभुत्व तो नहीं बन पाएगा। इसके साथ ही भारत की जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन और एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री चीन के इच्छा के विरुद्ध है, जो इसे वह अपने रास्ते की रुकावट समझता है। अब हम बात करते हैं कि चीन के साथ भारत को उसके विस्तारवाद जैसी हाइब्रिड वारफेयर को रोकने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो इसमें सबसे पहला है भारत को चीन के माइनॉरिटीज को सपोर्ट करना चाहिए, जैसे लद्दाख से सटे सिंजियांग रीजन में और इनर मंगोलिया रीजन में वहां के माइनॉरिटीज को भारत को चीन के खिलाफ सपोर्ट करना चाहिए। दूसरा, भारत को चीन के कब्जे वाले तिब्बत के मुद्दे को भी UN सिक्योरिटी काउंसिल व अन्य फॉरेन मंच पर पुरजोर तरीके से उठाना चाहिए, ताकि तिब्बत में चीन द्वारा किए जा रहे अत्याचार को दुनिया के सामने लाया जा सके। इससे चीन पर एक बहुत बड़ा प्रेशर बिल्डअप होगा। तीसरा, भारत को आसियान कंट्रीज के साथ चीन को काउंटर करने के लिए अपने रिलेशंस को और मजबूत बनाने की आवश्यकता है, जिसमें इकोनॉमिक और डिफेंस रिलेटेड पैक्ट साइन होने चाहिए। चौथा, भारत को अमेरिका व अन्य वेस्टर्न कंट्रीज के साथ अपने इंटीग्रेटेड ज्वाइंट साइबर वारफेयर कैपेबिलिटी को डेवलप करने की आवश्यकता है, क्योंकि चीन पहले से ही इस फील्ड में भारत से काफी आगे है। पांचवा, भारत को अपने आर्मी को मॉडर्नाइज करने की आवश्यकता है। उन्हें वर्तमान के सिनेरियो को देखते हुए तैयार करने की आवश्यकता है। इसमें भारत अपने इन्फेंट्री फोर्सेज को स्पेशल फोर्सेज में बदल सकता है, जो चीन के विरुद्ध डीप टेरिटोरियल वार को लड़ने के लिए सक्षम होंगे। छठवां, भारत को अमेरिका के साथ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के साथ जोड़ने की जरूरत है, जिसमें साइबर वारफेयर, इंटेलिजेंस शेयरिंग, वेपन्स टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जैसे मुद्दों पर भारत को अमेरिका के साथ काम करने की जरूरत है, ताकि चीन से अच्छे से निपटा जा सके। सातवां, इसके अलावा भारत को चीन से सटे बॉर्डर एरियाज में मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और चीन सीमा से सटे गांव व राज्यों की सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी करने की आवश्यकता है। आठवां, भारत को अपने सशस्त्र बलों, मुख्य रूप से एयरफोर्स और नेवी को और ताकतवर बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि चीन की नेवी ऑलरेडी दुनिया की वॉरशिप्स ऑपरेट करने के लिहाज से सबसे बड़ी नेवी बन चुकी है। अब हम अपने इस पूरे चर्चा के कंक्लूजन की बात करें तो हमें पता है कि चीन वर्तमान समय में अमेरिका के साथ इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उलझा हुआ है। इस चीज का भारत को फायदा उठाना चाहिए और आर्थिक और सैन्य ताकत में बिना किसी से उलझे ज्यादा से ज्यादा बढ़ोतरी करनी चाहिए। इसके अलावा भारत को अपने पड़ोसी देशों द्वारा
मिल रहे हाइब्रिड वारफेयर के चैलेंज को भी प्रमुखता से देखना चाहिए और हाइब्रिड वारफेयर स्ट्रेटजी फॉर नेबरहुड स्ट्रेटजी को भी लाना चाहिए। तो ये थे कुछ पॉइंट्स हाइब्रिड वारफेयर के बारे में, और इस वीडियो में हमने ये डिटेल से चर्चा की कि भारत को हाइब्रिड वारफेयर के संदर्भ में अपने एडवर्सरीज नेबर कंट्रीज द्वारा भारत के खिलाफ किए जा रहे इस छद्म युद्ध के खिलाफ क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए। तो अब हम आते हैं अपने प्रश्न के ऊपर। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर फिलीपींस देश में स्थित है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको इसकी सूचना सबसे पहले मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।